जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस नए अपडेट में हम पहले बात करने वाले हैं अरावली इंजन्स को लेकर आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफरान के बीच में एक जॉइंट वेंचर को फॉर्म किया गया है, जिसके अंतर्गत एक एयर फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया है, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन के हाई पावर इंजन, जिनको अरावली के नाम से जाना जाएगा, इनका निर्माण किया जाना है। और ये इंजन भारत के मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर, जिसमें इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर शामिल हैं, इनमें इस्तेमाल किए जाएंगे। अब अरावली इंजन को लेकर ये कहा जा रहा है कि इनकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये 12 से लेकर 14 करोड़ प्रति यूनिट की है। और इनका जो प्रोडक्शन है, ये तकरीबन 400 IMRH और DBMRH हेलीकॉप्टर्स को ध्यान में रख करके किया जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जो IMRH इंजन है, ये अपने 30 वर्ष की सर्विस लाइफ में तकरीबन 3 से 4 इंजन का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे में जो टोटल अरावली इंजन की डिमांड होगी, ये 1300 यूनिट्स की होगी। और इसके लिए बाकायदा जो फ्रेमवर्क है, ये शुरू किया गया है। आपको बताते चलें कि जो कोलैबोरेशन फॉर्म किया गया है HAL और सैफरान के द्वारा, इसमें ना सिर्फ प्रोडक्शन होगा इन एडवांस इंजन का, बल्कि भारत में जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं अरावली इंजन की, ये भी शेयर करी जाएंगी। और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक प्रमुख भूमिका निभाती नजर आएगी। और ये प्रमुख भूमिका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होगी। और इसमें जो लोकल स्पेयर पार्ट्स हैं, इनका निर्माण भी किया जाएगा। यानी लोकली जो स्पेयर पार्ट्स का निर्माण है, ये भी हमें होता दिखाई पड़ेगा। और इससे ना सिर्फ नई जॉब क्रिएट होंगी, बल्कि भारत की लोकल इकोनॉमी जो है, ये भी बूस्ट होगी। और आत्मनिर्भरता तो इस क्षेत्र में प्रशस्त होने ही वाली है। अरावली इंजन को लेकर ये कहा जाता है कि ये HAL के जो नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर्स होंगे, उनमें भी इस्तेमाल किए जाएंगे। सबसे खास बात तो ये है कि IMRH DBMRH जो कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेंगे, उनमें इन इंजन्स का इस्तेमाल तो किया जाएगा, लेकिन आगे भविष्य के जो हेलीकॉप्टर्स होंगे, उनके लिए भी ये इंजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का जो फ्रंट लाइन फाइटर है सुखोई 30 MKI, इसमें एक के बाद एक जो नए वेपन सिस्टम है, इनके इंटीग्रेशन वर्क को शुरू किया गया है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किए गए 16 से 18 जो वेपन सिस्टम है, इस समय इंटीग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिन्हें सुखोई 30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म से ऑपरेट किया जाना है। अब क्योंकि ये जो नए वेपन सिस्टम है, इनको बनाया गया है, तो इनका इंटीग्रेशन प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा। और आप सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन प्रोसेस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसमें इस एंडेवर को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये सिस्टम्स के बीच में या सेंसर्स के बीच में जो कि ऑनबोर्ड होते हैं सुखोई 30 MKI के, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, उसको सीमलेसली चालू रखने के लिए इंश्योर करता है। अब ये जो मिशन कंप्यूटर हो गया जैसे सिस्टम एयरक्राफ्ट के, इसके अलावा जो वेपन सिस्टम है, इनके बीच में कम्युनिकेशन है, उसको भी यहाँ पर इंश्योर किया जाता है। और इन सब में भारतीय वायुसेना के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की जो भूमिका है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। क्योंकि इस प्रकार के जो काम होते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है, वो परिवर्तन करता है, सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है, और ये सुनिश्चित करता है कि इंटीग्रेशन प्रोसेस सही से पूरा हुआ हो। अब आपको बता दें कि हाल ही में सुखोई 30 MKI ने गौरव, जो कि 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बॉम्ब है, इसको टेस्ट किया था। और इसके इंटीग्रेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां पर उन्होंने एयरक्राफ्ट के सिस्टम में जो गौरव की कंपैटिबिलिटी है, इसको सुनिश्चित किया था, ताकि उसकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। अब एक रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI में आने वाले भविष्य में अलग अलग प्रकार की जो मिसाइल्स हैं, उनको इंटीग्रेट करेगी, जिसमें अस्त्र मार्क 3 हो गई, रुद्रम 3 हो गई, और भी कई सारी मिसाइल्स हैं। अब उनकी कंपैटिबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, ये लगातार कार्य कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है, वो आसानी से पूरा किया जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना के राफेल M फाइटर्स को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना के लिए 26 की संख्या में जो राफेल M फाइटर्स हैं, ये खरीदे जा रहे हैं। और इसके लिए जो ज़रूरी कार्रवाई है, अब उसमें सिर्फ औपचारिकताएं ही बची है। और आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट जब साइन कर लिया जाएगा, तो उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है, वो शुरू होगा। लेकिन एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है राफेल M को लेकर, जहां पर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, वो एक प्रपोजल को ख़त्म कर सकती है, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेरिमेंटल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार यानी एसा रेडार है, उसके इंटीग्रेशन की बात की गई थी राफेल M फाइटर में। और इस डिसीजन के पीछे की वजह बताई जा रही है इसकी इंटीग्रेशन कॉस्ट। रिपोर्ट्स पे कहा जा रहा है कि एक नए रेडार को इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट है, ये आने वाली है, और एक लंबा समय यहाँ पर लगने वाला है। और सबसे खास बात तो यहाँ पर ये होगी कि इसके वजह से कई वर्षों की जो डिले है, वो हमें एयरक्राफ्ट में देखने को मिल सकती है।
अब क्योंकि भारतीय नौसेना को इस समय राफेल एम जैसे फाइटर्स की अर्जेंट ज़रूरत है और इन ज़रूरतों को ध्यान में रख करके ये जो डील है इसको फास्ट ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे में भारतीय नौसेना भी कोई रिस्क फिलहाल लेना नहीं चाहती है। क्योंकि शुरुआत में ही कहा गया था कि भारतीय नौसेना क्योंकि अपने मिग-29 के और जो एयरक्राफ्ट हैं इनमें जो डीआरडीओ का ऐसा रडार है ये इक्विप कर रही है, तो ऐसे में माना गया था कि राफेल एम के लिए भी भारतीय नौसेना ने सेम डिमांड करी थी। लेकिन फिलहाल ये जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिनको पहले पूरा करना पड़ेगा, और वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसमें नए सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होगा, एक्सटेंसिव टेस्टिंग होगी और भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस है और एयरक्राफ्ट की कंपैटिबिलिटी को भी देखा जाएगा, और तब जाकर के जो इंटीग्रेशन है उसको हरी झंडी मिलेगी। और जाहिर सी बात है इतना समय फिलहाल भारतीय नौसेना के पास नहीं है, यानी कि अभी ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये RB-E2 ऐसा रडार के साथ हमें देखने को मिलेंगे जो कि इस समय इसमें लगे हुए हैं, यानी एग्जिस्टिंग रडार के साथ ही हमें राफेल एम फाइटर भारतीय नौसेना को ज्वाइन करते दिखाई पड़ेंगे। तो फिलहाल अभी ये जो प्रपोजल है इसको रोका जा सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर, और अगर आपने दोपहर का वीडियो देख रखा है तो अब आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे डीआरडीओ के उस प्लान के बारे में जहाँ पर जेट इंजन को लेकर बात करी गई है। आप सबको पता है कि भारत के एमका मार्क 2 प्रोग्राम की एक्चुअल टाइमलाइन तभी डिसाइड होगी जब हमारे पास जेट इंजन उपलब्ध होंगे, और इसके लिए ऑलरेडी तकरीबन 2 वर्षों से लगातार बातचीत चल रही है। और जहाँ तक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो फाइनल राउंड है ये शुरू हो चुका है और उसमें जो विनर है इसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। 3 बड़े कंपैटिटर हैं जो कि यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं। पहला है जनरल इलेक्ट्रिक, दूसरा है सैफरॉन और तीसरा है रोल्स रॉयस। अब सैफरॉन की बात करें तो इसको सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन डीआरडीओ की एक रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज ने यह बताया कि 2025 की टाइमलाइन यहाँ पर रखी गई है, या डेडलाइन कह लीजिए। इसके अंतर्गत ही जो जेट इंजन निर्माण के लिए बड़ा डिसीजन है ये आता हमें दिखाई पड़ेगा। इसमें कोई फर्दर डिले हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सैफरॉन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि सैफरॉन ऑलरेडी भारत में अपनी एमआरओ फैसिलिटी स्टैब्लिश कर रहा है। सैफरॉन ने भारत को 100% टीओटी का प्रस्ताव दिया है। सैफरॉन ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ऑफर दिया है। इसके अलावा सैफरॉन ने यह भी ऑफर दिया है कि जो भी इंजन उनके द्वारा बनाए जाएंगे ये ना सिर्फ एमका के लिए कंपैटिबल होंगे बल्कि सेम डायमेंशन के इंजन हमें तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेंगे। यानी भारत चाहे तो अपग्रेड के माध्यम से तेजस मार्क 2 में भी इंजन स्वैपिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा जो राफेल ऑपरेशनल्स हैं भारतीय वायुसेना और नौसेना की सर्विस में या उस समय तक होंगे ऑपरेशनल, उनमें भी एक अपग्रेड के माध्यम से ये जो इंजन है ये स्वैप किए जा सकते हैं। यानी कि भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही साथ वो भारत में फ्रॉम स्क्रैप इन इंजन्स का निर्माण करेंगे जो कि 110 से 120 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे, और यहाँ पर फ्रांस के द्वारा राफेल को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जाएगा और सर्टिफिकेशन पूरे होने तक की जिम्मेदारी उनकी ही होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।